और बड़ी खबर का रुख करेंगे जमशेदपुर से। जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट के फ्लाइंग क्लब का जहाज क्रैश होने की खबर है। रडार से विमान का संपर्क टूटने के बाद यह बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हवाई जहाज में एक पायलट और एक विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देने वाला शख्स मौजूद था, जिनका अब तक कोई अता पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार विमान दलमा वन क्षेत्र की तराई में आकर अचानक ही क्रैश हो गया, जिसकी खोजबीन के लिए वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हो सकता है विमान कैरागढ़ के चांडल डैम में डूब गया हो और आज चांडल डैम में प्रशासन की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। आप आइए ना, आपसे बात कर ले, आइए ना। तो विमान में 2 लोग सवार थे। आपको बता दें कि इनमें से एक ट्रेनिंग देने वाला था और रडार से विमान का संपर्क अचानक ही टूट गया, जिसकी वजह से क्रैश होने की खबर सामने आई है। हवाई जहाज की खोजबीन लगातार जारी है। साथ ही बताया जा रहा है कि विमान में बैठे 2 लोगों की भी खबर अब तक नहीं मिल पाई है। ऐसे तो हम लोग को भी सूचना मिला। हम लोग 4-5 किलोमीटर मेरा दूर गांव है, तो आसपास का आदमी लोग बोल ही रहा था, तो हम लोग भी आए उतना दूर से। तो अब हम लोग को भी उतना पता नहीं है, इधर मतलब गिरा है, वो जंगल का बीच में ही गिरा है, तो अब उधर जाने का रास्ता ही नहीं, किधर से जाएंगे। मतलब क्या गिरने का? ऐसे मैंने यहाँ पर एक प्लेन है, प्लेन क्रैश हुआ, मतलब जो सिखाता है ना, जो ड्राइविंग सिखाता है, वही वाला प्लेन गिरा है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता जमशेदपुर से प्रभंजन हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रभंजन, क्या कुछ जानकारी है? कहा जा रहा है कि आज सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। इस बाबत किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास कि सर्च अभियान कब से शुरू होगा? जी बिल्कुल, आज जैसा कि सरायकेला जिला प्रशासन, पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन पूरी तरह उस विमान को ढूंढने पे लगी हुई है। आसपास के लोगों के मुताबिक जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि वह चांडिल डैम में वह विमान डूबा हुआ है। आसपास के लोगों ने कुछ प्रदर्शकों ने बताया कि यहाँ पर विमान उन्होंने डूबते हुए देखा है, जिस कारण से आज एनडीआरएफ की जो टीम है वह चांडिल डैम में आज उस विमान को ढूंढने का प्रयास करेगी। रेस्क्यू टीम जो है वहां पर पहुंचेगी और वहां पर इस विमान को ढूंढने का काम करेगी। आपको बता दें कि जिला के प्रशासन पूरी तरह कल दिन भर इस विमान को ढूंढने में लगी रही। जैसा लोग बताते गए कि इस पहाड़ पे गिरा है, तो पूरी तरह देखा जाए तो जिला प्रशासन टीम लगी हुई है इस विमान को ढूंढने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल जो खबर आ रही है कि वह चांडिल डैम में डूबा हुआ है और आज वहां पर रेस्क्यू की टीम पहुंचेगी और विमान को ढूंढने का काम करेगी। जी चलिए प्रबंधन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि इस पूरी खोजबीन को प्रशासन की तरफ से कब तक पूरा किया जाता है। और अब खबर पलामू से है। पलामू पुलिस ने बड़े चोर गैंग का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले गिरोह के 22 सदस्य को गिरफ्तार किया है। इस अंतरराज्य चोर गिरोह में 11 महिला और 11 पुरुष शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने पलामू, गढ़वा, लातेहार समेत कई जिले में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी बदमाश खिलौना गुब्बारा बेचने के जरिए पहले घर की रेकी करते थे, फिर घर को निशाना बनाते थे और इनके पास से 48,500 रुपए कैश और सोना चांदी के साथ कई सामान बरामद किया गया है। परमिशन लेने के बाद लातेहार, पलामू और गढ़वा का जो कंबाइंड टीम है वो हिमाचल भी गया था और वहां भी पूछताछ किए। उसके दौरान हम लोगों को ये सूचना मिला कि मध्य प्रदेश के गुना जिला के पारदी समुदाय के लोग हैं, वो लोग घूम के चोरी करते हैं। इसमें जो है 22 लोग इस ग्रुप का जो है एक्टिवली चोरी में इन्वॉल्व है। इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये लोग बलून बेचने के नाम से घूमते रहते हैं शहर और आसपास के एरिया में और घर लोकेट कर लेते हैं। और इसी बीच जहानाबाद से आपको बड़ी खबर बताएं, एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली मारकर अपराधी फरार हो गया। संपत्ति विवाद में हत्या करने की बात सामने आ रही। सदर अस्पताल पहुंचने से पहले मौत की सूचना मिली। टाउन थाने की पुलिस शहर के मदारपुर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की पड़ताल लगातार जारी है। दादा उठा ना दादा रहथन था ना, तो ओकर बाद में देखे कि सब ब्लड से सब भींगल है। तो कहल ना कि ए मम्मी चले ना, उठे ना। तो हम अंदर से उठ के अली तो देखा ही ना, तो कह कि छोटा जी के गोले मारल हो जे आया जा पड़ी मार के, गोलियां भी वो जा पड़ी रखला ही है
समझ गए। यही अब मतलब कि मार के है आव का खा पी। और मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन फट गया और गैस लीक होने लगी। पाइपलाइन फटने के बाद अफरा तफरी वहां पे मच गई। तुरंत इंडियन ऑयल के कर्मचारी की इसको खबर मिली और जिसके बाद गैस रिसाव को रोक दिया गया। इससे बड़ा हादसा होते होते टल गया है। गैस रिसाव तब शुरू हुआ जब नगर निगम के कर्मचारी जेसीबी के जरिए नाले की सफाई कर रहे थे और जेसीबी की वजह से गैस पाइपलाइन की पाइप फट गई। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि पूरा मुजफ्फरपुर हमारा पाइपलाइन के शहर पे बिछा हुआ है, तो पर संपर्क करना चाहिए था इन लोग। ऐसे में तो दुर्घटना हो सकती थी। तो ये पाइपलाइन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तरफ काम कर रही है। पूरे मुजफ्फरपुर शहर में हमारा गैस पाइपलाइन आईएसएल का है। तो कुछ भी काम करने से पहले, चाहे वो नगर निगम हो या दूसरे संस्थान हो, उनको एक बार संपर्क कर लेना चाहिए। हमारा जगह जगह पर नंबर डिस्प्ले है, एक टोल फ्री नंबर भी है और हमारा लोकल एरिया इमरजेंसी नंबर भी है। और झारखंड में जारी सियासी असमंजस के बीच रांची में बीजेपी कोर कमेटी की बहुत अहम बैठक हुई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और बड़े नेता शामिल हुए। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और बैठक में शामिल नेताओं को आगामी रणनीतियों को लेकर अवगत कराया, मंत्र दिया। इस बैठक में हेमंत सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की गई। चुनाव को लेकर झारखंड के ज्वलंत मुद्दों और चंपाई सोरेन को लेकर जारी हलचल पर भी चर्चा की गई है। बैठक के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने बैठक के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने चंपाई सोरेन का बीजेपी में स्वागत का संकेत दिया है। साथ ही मिशन संथाल को लेकर बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी की भी चर्चा की गई। हम लोग की पार्टी है और इस पार्टी में अपने विचार के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ जो भी इनसे जुड़ना चाहते हैं उसके लिए हमेशा रास्ते खुले रहते हैं। डेमोग्राफी का चेंज आज झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा है। इस डेमोग्राफी के चेंज के कारण झारखंड में आदिवासी अस्मिता, मूलवासियों की अस्मिता आज खतरे पर है। ये सारे विषयों को लेकर के जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, इसमें साथ देने के लिए कुछ लोग आएंगे, तो आने के लिए हम सब लोगों ने उनका सभी के लिए रास्ता है। अब आने वाले को तो पहले प्रॉपर आने का एक मन भी बनाना और दूसरा उसके लिए अपने तरफ से प्रपोजल भी देना, ये दोनों ही विषय होंगे, तभी आगे की बातें बढ़ेंगी। और अब चंपाई सोरेन को लेकर रांची से शुरू हुआ अटकलों का बाजार कोलकाता के रास्ते दिल्ली तक पहुंचा। सियासत गरमाई और 3 दिन का दिल्ली दौरा खत्म कर चंपाई सोरेन लौट चुके हैं। लेकिन जिन सवालों को लेकर सियासत शुरू हुई थी, वो सवाल अब भी सियासी गलियारे में वैसे ही घूम रहे हैं। हर किसी को जवाब का इंतजार है। कोलकाता आने से पहले दिल्ली में चंपाई सोरेन ने एक चौंकाने वाला बयान दिया कि उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। वो बीजेपी नेताओं से मिलना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें मालूम भी नहीं कि ये सब अफवाह कौन फैला रहा है। तो कोलकाता आने के बाद चंपाई सोरेन का हाव भाव भी बदला नजर आया और सवालों के जवाब में कहा कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। सुनिए चंपाई सोरेन के एक दिन में 2 शहर और 2 बयान को। नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम में है। निजी काम है तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है। तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या? वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी, उसके लिए क्या अभी तक कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चुनाव सर अब जेएमएम से ही लड़ेंगे, अब कैसे आगे का क्या रहेगा? हम तो बोल चुके हैं, हम अपना विचार हम दे चुका है ना, और अभी उसको दोहराना नहीं चाहते। अच्छा, है ना? तो अभी क्या करेंगे आप? थोड़ा आप लोग इंतजार करो। बंगाल के सिचुएशन में क्या कहेंगे बाद में बोलेंगे। और तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कह दिया कि अगर वो गरीबों के हितैषी हैं तो वो गरीबों का हक क्यों मार रहे हैं। डिप्टी सीएम ने तेजस्वी पर पार्टी के अंदर दलितों को बंधुआ मजदूर की तरह रखने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव जी बहुत गरीबों के हितैषी हैं, दलितों के, कमजोर तबके के हितैषी हैं। वो घोषणा करें कि जो हम उसके हक को मार रहे हैं, ऐसे मानसिकता के लोग उसके लिए
अपने अधिकार को उसके हवाले करेंगे? है हिम्मत? जो अपने पार्टी के अंदर दलितों को, गरीबों को बंधुआ मजदूर के तरह रखते हैं, वो आरक्षण की बात करने वाले बेईमानी कर रहे हैं। बिहार सरकार के कृषि विभाग में कृषि समन्वयकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने 51 कृषि समन्वयकों को नियुक्ति पत्र दिया। बताते चले कि 3600 कृषि समन्वयकों का रिजल्ट आया था। प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद 51 को तत्काल नियुक्ति पत्र दिया गया। आगे जांच के बाद बाकी चयनित समन्वयकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जल्द ही 2000 कृषि समन्वयकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने वाला है। अगले 15 दिनों के अंदर कृषि विभाग के द्वारा राज्य में लगभग 850 कृषि प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होंगे, तो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अब बिल्कुल चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ रेप और जघन्य हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा है कि घटना के बाद प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड क्यों बता दिया। कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है। सीजीआई ने डॉक्टरों से भी काम पर लौटने की अपील की है। डॉक्टर रेप कांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। नेशनल टास्क फोर्स का गठन। राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट तलब। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने अस्पताल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एफआईआर में हुई देरी पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि जब डॉक्टर के पेरेंट्स नहीं थे तो ये जिम्मेदारी अस्पताल की थी। कोर्ट ने कहा कि ये केवल एक अस्पताल में रेप का मामला नहीं बल्कि डॉक्टर्स की सुरक्षा का सवाल है। कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया। कमेटी में वाइस एडमिरल आर.के. सरीन, डॉक्टर डी. नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम. श्रीनिवास, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी, डॉक्टर सौमित्र रावत, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, प्रोफेसर पल्लवी सप्रे, डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव शामिल हैं। इनके अलावा केंद्रीय कैबिनेट सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, नेशनल मेडिसिन कमीशन के अध्यक्ष और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस के अध्यक्ष को शामिल किया गया है। टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करेगा। एनटीएफ देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सुझाव देगा। कोर्ट ने 3 हफ्ते में कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन पर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से सवाल पूछा कि घटना के बाद प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड क्यों बताया। कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही 3 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस और मृतक की पहचान जाहिर करने पर सख्त टिप्पणी की और डीजीपी को बदलने के लिए कहा। आपको बताएं कि कोर्ट ने कोलकाता रेप और मर्डर केस पर स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस दौरान डॉक्टरों से अपील की है कि वे धरना प्रदर्शन बंद करें और काम पर लौटें। अदालत ने कहा कि आपकी सुरक्षा तय करने के लिए हम हैं और आपको काम पर लौट जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों का हाल बेहाल है और मरीज भगवान भरोसे दिन काट रहे हैं। सबसे बुरा हाल पीएमसीएच में भर्ती मरीजों का है। यहां मरीज पिछले कई दिनों से दर्द से करा रहे हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। ये है उर्मिला देवी। अस्पताल में 7 दिन से दर्द से कराह रही हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या ऑपरेशन कराना है? हाँ। क्या बोला जा रहा है? ऑपरेशन के लिए अभी कुछ नहीं बोला गया है। क्या हुआ है इनको? पैर टूट गया है। इलाज नहीं कर रहे हैं सर। इलाज के इंतजार में आज 15 दिन से बैठे हैं सर। ऑपरेशन भी कराना है? ऑपरेशन कराना है सर। पटना के पीएमसीएच में उर्मिला देवी अकेली नहीं है। इनकी तरह ही नवलेश, उमेश और मुन्ना भी इंतजार में हैं।
कि अब डॉक्टर आएंगे और इनका इलाज शुरू करेंगे। पटना अभी हड़ताल पे है डॉक्टर, इसकी वजह से ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ऑपरेशन नहीं हो रहा जी। कब तक ऑपरेशन होना था? पिछले मंगलवार को। 10 दिन से है यहाँ पे अभी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और उनकी हत्या के बाद देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर भी सुरक्षा की मांग को लेकर काम बंद किए हुए हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीज इस इंतजार में हैं कि अब डॉक्टर साहब आएंगे और उनका इलाज करेंगे। देखिए कब इनका इलाज हो पाता है और कब ये स्वस्थ होकर अपने घर जा पाते हैं। हड़ताल हो जाने के बाद ओटी व्यवस्था ठप हो गई और जो मरीज हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि धरती के भगवान काम पर जल्द लौटें और इनका इलाज शुरू हो सके, इनकी सर्जरी हो सके। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, सदर अस्पताल में बद इंतजामी की तस्वीर सामने आई है। मोबाइल की रोशनी में मरीज का इलाज चल रहा था। करंट लगने से ये शख्स झुलस गया था, जिसका इलाज अस्पताल में जारी था। लेकिन अफसोस की बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति काफी बदहाल नजर आई। समय पर जनरेटर नहीं चल सका और 30 मिनट तक ऑपरेशन थिएटर में अंधेरा रहा है। इमरजेंसी में इन्वर्टर तक की भी व्यवस्था नहीं की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कैसे मोबाइल के फ्लैशलाइट यानी कि टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज चल रहा है। समस्तीपुर के अस्पताल की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भले ही सरकार की तरफ से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारे दावे किए जाते हों, लेकिन ये तस्वीरें पोल खोलने वाली है। तस्वीरें हम आपको सदर अस्पताल की दिखा रहे हैं, समस्तीपुर की। देखिए, हमारे पास जनरेटर का व्यवस्था है और वही है कि उसको ऑन ऑफ होने में थोड़ा समय लग जाता है। बिजली कटेगा तो जनरेटर ऑन होने में 2-4-5 मिनट का समय, 2 मिनट 4 मिनट का जो भी लगे, कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट हो जाता है। अच्छा, तो उसके लिए हम ऑलरेडी यहाँ पे इन्वर्टर का व्यवस्था करने के लिए प्रोसेस में डाल दिए हैं। 1 से 2 दिन में हमारा इन्वर्टर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और कोलकाता कांड में सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद बंगाल की सरकार पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने बंगाल सरकार की कानून व्यवस्था के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने इशारों ही इशारों में राष्ट्रपति शासन जैसे संवैधानिक कदम उठाने के संकेत दिए। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति शासन का नाम नहीं लिया। इससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिथिला की परंपरा के अनुसार गुरु प्रकाश पासवान को सम्मानित किया। के अंदर थोड़ी बहुत भी अंतरात्मा बची है तो आप अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के भाव से ऊपर उठ करके, पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ऊपर उठ करके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं, पश्चिम बंगाल की माताएं और बहनें भी सुरक्षित रहें। और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने स्वागत किया है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है। बंगाल में जो सरकार है माँ माटी मानुस की सरकार बोलती है, लेकिन कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं है और खास करके देखें तो महिलाएं, बेटियां बिल्कुल असुरक्षित है और लगातार इस तरह की घटनाएं होती है और इनके द्वारा एक महिला होने के नाते कभी भी इस घटना का कड़े रूप से न प्रतिवाद करती है और न ही कोई कार्रवाई एकदम निचले स्तर तक पहुंचता है। कुछ दिन पहले संदेश खाली को भी हम सब ने देखा। और अब खबर पटना से। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इमरजेंसी सेवा शुरू से ही अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली है। अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने अभी ओपीडी सेवा शुरू नहीं की है, जिससे दूर से पहुंचे मरीजों को लौटना पड़ रहा है। दरअसल सभी डॉक्टर कोलकाता कांड के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। नहीं, इमरजेंसी 2 दिन से चालू हो गया है और ओटीपी ये सब अभी बाकी है। जो इमरजेंसी जो यहाँ भर्ती है उनके सेवा है और जो अभी बाहर की सेवा उतना नहीं है।
OT व्यवस्था नहीं है। ओपीडी नहीं चल रहा है? OPD नहीं चल रहा। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? नहीं, सरकार से ही चाहते हैं कि जो उनकी डॉक्टर को जो मांग है उनको अपील को पूरा किया जाए। को लेकर आए हैं क्या? माँ को लेके आया सर। अच्छा, तो क्या हुआ इलाज? अब इलाज हो रहा है सर, इमरजेंसी चालू हुआ है आज से। आज से चालू हुआ है तो मतलब कि अभी बहुत राहत है। उसी OPD सब बंद है, उसे भी चालू है तो आम जनता को बहुत राहत होता था। इसमें यही कहना चाह रहे हैं जो बहुत पेशेंट था, जो इमरजेंसी था, उन लोग भी बहुत यहाँ फंसा हुआ था। कितना आदमी का एक्सपायर हो गया लोग। अभी चालू हो गया तो बहुत लोगों को ट्रीटमेंट मिला है। आज ही तो बहुत ऐसा इमरजेंसी केस यहाँ पर आया हुआ है। इसलिए जो सरकार से इन लोगों को मांग है उस पर ध्यान देना चाहिए। और बड़ी खबर साहिबगंज से आपको बताएं, जहां पंचायत के फैसले से आहत एक रेप पीड़ित किशोरी ने आत्महत्या कर ली है। घटना राधानगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां 15 अगस्त को उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद मामला पंचायत में पहुंचा। पंचायत में आरोपी ने गुनाह को कबूल कर लिया है और उस पर 1,35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। लेकिन पंचायत का ये फैसला पीड़ित परिवार को नागवार गुजरा और बेटी की इज्जत के बदले पैसे लेने से इनकार कर दिया और रात में पीड़ित ने दुपट्टे से फांसी लगाकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और सितंबर में दुमका आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पहले या दूसरे हफ्ते में आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका आ सकते हैं। संथाल परगना को कई योजनाओं की दे सकते हैं सौगात। बड़ी खबर आपको इस वक्त सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां सितंबर में दुमका आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले या दूसरे हफ्ते में दुमका पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विधानसभा चुनाव से पहले वो आएंगे यहां पर और संथाल परगना को कई योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी रहेगा।